हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं आपदा प्रबंधन टॉपिक, जो यूपी लेखपाल 2025 सॉरी 2025 26 में नोटिफिकेशन आया था। 26 है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आपदा प्रबंधन, इसमें हमें पढ़ना है भारत। इसमें क्या पढ़ना है हमें? इसमें पढ़ना है भारत में आपदा एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा। भारत में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं और उनकी चुनौती क्या है, उन्हें किस प्रकार निम्नगामी किस प्रकार कम करना है और उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। इससे पहले हमने विश्व स्तर पर आपदा प्रयास एवं उपलब्धियों को पढ़ा दिया गया है और हमने एक आपदा के बारे में फंडामेंटल बेसिक्स बता दिया है कि आपदाएं क्या हैं, कैसी हैं। ये हमने अपने चैनल पर ये सब कुछ हमने बता दिया है। ओके, इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपदा वाला, तो इससे पहले आपदा बेसिक्स पढ़ना होगा कि आपदा क्या है, वेदता क्या है, ये सब चीज़ें। हम मान के चल रहे हैं कि आपने पढ़ी और नहीं पढ़ा है, तो अब इसी चैनल में जाइए। लेक्चर नंबर 1 रहा है आपदा प्रबंधन का, तो वहाँ पर 44 मिनट का वीडियो, उसमें हमने कंप्लीट हर चीज़ पढ़ा दी है। वेदता क्या है, क्षमता क्या है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन लेक्चर। सबसे पहले समझिए आपदा क्या है। तो आपदा एक क्या है, आप तो आना ही चाहिए या नहीं आना, तो सबसे पहले समझिए आपदा क्या है। तो देखो, आपदा को कितने भागों में बांटा गया? आपदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रकृति जनित आपदा, दूसरी होगी मानव जनित आपदा। यानी प्रकृति जनित आपदा का मतलब है जो प्रकृति के कारण उत्पन्न हुई, और मानव जनित आपदा का मतलब है जो मानव के कारण उत्पन्न हुई। तो ठीक है, मानव के कारण उत्पन्न हुई। अब प्रकृति के कारण उत्पन्न भूकंप, यानी पृथ्वी का कंपन होना, इसे कहते हैं भूकंप। सबसे पहले आपदाएं देख लीजिए आप। नीचे एक सेकंड वीडियो चल रहा है, देखो जी चल रही है। आप देखो बाढ़, देखो हीट वेव चल रही, बाढ़ है, न्यूक्लियर है, ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप आ रहा, तूफान, ये सब चीजें कह दिया है। तो भूकंप माना होता है प्रकृति का, पृथ्वी का कंपन होना। और ज्वालामुखी मतलब होता है ज्वालामुखी में विस्फोट होना, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा। ज्वालामुखी में होता है, ज्वालामुखी में विस्फोट। चक्रवात माने होता है समुद्र में जो लहरों का उठता है, तो जो गोल गोल करके जो दिखाया है इसमें। भूस्खलन क्या होता है कि पर्वत में से जो पर्वत चट्टानें जो उसमें चिपकी रहती है, उनका खिसकना। और हिमस्खलन समझ लीजिए, हिमस्खलन मीन्स होता है पर्वत में जो जो बर्फ लगी होती है उसका खिसकना, समझ गए। भूस्खलन मीन्स होता है चट्टानों का खिसकना, हिमस्खलन मीन्स होता है उसमें ये सब क्यों खिसकती है, वर्षा के पानी से खिसकती है, बरस जाता है। ये सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। बाढ़ क्या है? आकस्मिक वर्षा पर पानी के स्तर को बढ़ा जाना आकस्मिक रूप से। सूखा क्या है? जब वर्षा 25% होती है लगभग, वर्षा बहुत कम होती है, तो पानी क्या है, धरातल के नीचे चला जाता है। जब मिट्टी इसके नीचे होगा तो ऊपर नमी नहीं होगी, तो इससे हीट वेव में होता है गर्म हवाओं का चलना। बादल का फटना क्या होता है? पानी का बहुत भयंकर बरसना, यानी कि एक बाल्टी लीजिए पानी को सीधा पटक दीजिए। बादल का फटना, हिमस्खलन, ये सब कुछ समझा चुके हैं। अब आते हैं मानव जनित आपदाएं में। देखिए, पहले मानव जनित आपदा में सबसे पहले नंबर पर समझना रासायनिक आपदा, यानी किसी केमिकल के कारण उत्पन्न, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, इसका नाम सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी, दिसंबर 1994 की 1984 की सॉरी। मिथाइल साइनाइड गैस इसमें लीक हो गई थी, जिसमें से 2000-3000 लोग मारे गए थे। इसे केमिकल कहते हैं। परमाणु न्यूक्लियर, यानी कि जापान के यानी कि देखिए जापान के हिरोशिमा नागासाकी में आपदा आई। जापान के हिरोशिमा नागासाकी में 1925 में। एक समझिए जैविक आपदा, यानी जैविक आपदा को समझ सकते हैं कोविड-19, ये आपदा आई जिससे भीषण महामारी हुई। तो हम इनका फंडामेंटल आप समझ चुके होंगे, आपदाओं को किस प्रकार। इन सब आपदाओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में देख लीजिए, एक सेकंड, आपके सिलेबस में है कि भारत में कौन कौन सी
आपदाएं हैं, उनसे क्या सुरक्षा चुनौती है, उन्हें किस प्रकार कम करना और प्रबंधन करना है, ये थोड़ा इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो नियम आए आपदा प्रबंधन वो NDRF, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। तो आपदाएं समझिए, भारत में मैंने बता दी है ये कौन कौन सी आपदाएं, ये आपदाएं हैं, थोड़ा थोड़ा हमने इनका इंट्रो आपको करा दिया है ताकि इन आपदाओं को आप समझ सकें। अब समझते हैं आपदा जोखिम क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। भारत में आपदा जोखिम क्षेत्र को बांटा गया है 4 भागों में। पहला, उत्तर भारत का हिमालय के उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे नंबर में बांटा गया बाढ़ का मैदान। तीसरे में बांटा गया मध्य एवं मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। तीसरे में चौथे में बांटा गया तटीय क्षेत्र, यानी भारत के तटीय क्षेत्र। 4 कैटेगरी में बांटा गया। यानी देखो इसका कलर से देख लीजिए ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। उत्तर पर्वतीय यानी हिमालय, देखो यहाँ पर क्या होता है, हिमालय क्षेत्र है यानी कि हिमालय है। यहाँ पर समझना, बेसिक समझ रहे हैं, अभी लेक्चर स्टार्ट हो। हिमालय भूस्खलन यानी कि चट्टानों का खिसकना। हिमस्खलन को हमने समझाया कि हिमस्खलन मतलब बर्फ के टुकड़ों का खिसकना। तो भूस्खलन इनके कारण ही भूकंप होता है, पृथ्वी का कंपन। जब कोई भारी चट्टान गिरेगी तो पृथ्वी हल्की कंपन में भूस्खलन। बादल का फटना, इसको चर्चा करेंगे। बादल फटेगा इससे बाढ़ आएगी। बादल कैसे फटता है, बारिश तेज होती है, तो यही सब चीजें यहाँ पर है। बारिश, इससे क्या होगा, नदी के तटों का कटाव होगा, तो बाढ़ आएगी भयंकर है। इसी बार ये सब चीजें हैं उत्तर भारत में। अभी कहाँ कहाँ होती है, देखो ये देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब चीजों में यही आती है। यहाँ पर सब आगे लिखा हुआ समझो। दूसरा है बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान से समझना है बाढ़ कहाँ कहाँ आती, बाढ़ग्रस्त कहाँ बाढ़ आती है। देखो बाढ़ की अगर चर्चा की जाए तो यूपी और बिहार ज्यादा बाढ़ से ग्रसित रहता है। यहाँ क्या होती, नदियां है अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। रोजा एक चीज यहाँ पर होगा, PDF लगाई थी, हाँ जो समझिए, यहाँ पर क्या है कि नदियां है अपना मार्ग परिवर्तन कर ली। जैसे नदियों का पानी इस तरफ आया जी, ये मार्ग हो गया परिवर्तन जी, ऐसा कर लिया। तो नदियों में अवसाद क्या होती है, अवसादों की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब जो पर्वतों से जी ले आ रही, मान लो यहाँ से नदियाँ आ रही है, समझ ना जी, यहाँ से नदियाँ आई तो यहाँ खड़ा करेंगी, तो जो अवसाद बहेगा वो यहाँ जहाँ करके लगा देंगी। वो मार्ग परिवर्तन कर लेती है। मार्ग परिवर्तन में देखो तो कोसी नदी सबसे पहले नंबर पे है जो मार्ग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा फंडामेंट बाढ़ के बारे में एक स्पेसिफिक अलग टॉपिक है पूरा। अब तीसरे समझिए मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र यानी मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, हीट वेव, गर्म हवाएं, हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं और सूखा। हीट वेव, गर्म हवाएं, देखो महाराष्ट्र में होती है ये सब चीजें, दिखा रहा मैप में देख लीजिए हैं। और इसके बाद समझ लीजिए राजस्थान है, थोड़ा सा भाग गुजरात का रहता है हीट वेव्स में। ये सब चीजें तेलंगाना है, बिलाद जगह होती है। देखो इस बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड में ये सब चीजें हीट। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र कैसे है समझते हैं, सूखाग्रस्त के सूखा कैसी होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है समझिए, इसको समझना होगा। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कैसे होता है, तो इसमें कुछ नहीं, देखो यहाँ मैप से समझ लीजिए, नहीं इसी से समझिए। देखो जो पहाड़ है मान लीजिए, यहाँ से क्या है कि गर्म हवाएं एब्जॉर्ब करके जो ऊपर की ओर उठती हैं, सूखा किस प्रकार होगी, गर्म हवाएं एब्जॉर्ब की हैं इन्होंने, सॉरी ठंडी हवाओं को, नमी के साथ ही हवाएं आती हैं। यहाँ जैसी सब हवाएं जाती है पहाड़ों के कारण एकदम सीधी उठ जाती है। इमेज होगी यहाँ पर, जय इमेज देखिए, थोड़ा हम इसको समझाई दे। वृष्टि छाया चित्र क्या है, देखो यहाँ से नमी ग्रहण करके हवाएं जा रही हैं, तो हवाएं ऊपर उठती हैं संवहन के कारण। संवहन के कारण ये हवाएं क्या करती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से लेकर संवहन के कारण पहाड़ की तीव्र ढलान से टकरा कर एकदम सीधी ओर हो जाती है। क्योंकि
तो एक चीज़ हवाएं, वो क्या है कि हवाएं जैसे जैसे ऊपर जाती है वो ठंडी, क्योंकि 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री तापमान की कमी होती है। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, तो एकदम सीधी जाती है। और क्या होता है, सीधी जाती है, इससे क्या होता है कि तो बादल बनने चालू हो जाए, वो बादल एकदम इतने बन जाते हैं तो वर्षा यहीं पर हो जाती है। कैसे, अब बादल यहाँ बन गए, अब बादल यहाँ पर बन गए, समझे ना। अब बादल बने, अब बादल बनने के बाद क्या, बादल बन गया। अब यहाँ पे तापमान गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हवाएं फिर नीचे की ओर पत्थर लगी, जिन्होंने बादल बना दिया, जो हवाएं टकराई एक दूसरे में, जो हवाएं जी जा रहे हैं, तो एक दूसरे बादल स्पीड से बन रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही बादल स्पीड से बन रहे हैं तो ये हवाएं टकराई, कुछ ऊपर निकल गई, कुछ यहीं फंस गई, तो यहाँ बादल बन गया। जब बादल बन गया तो बादल बनने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ वर्षा होगी। अब लेकिन जो हवाएं ऊपर गई, अब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नीचे को आने लगी। जब गुरुत्वाकर्षण कार्य नीचे को, हमने बताया था कि 1 किलोमीटर पर, प्रति 1 किलोमीटर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरता है। अब उसका उल्टा होना है। अब क्या है, हवा जैसी जैसी ऊंचाई से नीचे आएंगी तापमान गिरेगा। अब तापमान गिरेगा, अब तापमान गिरने पर ये गर्म हवाएं क्या हुई, ये हवाएं कैसी होने लगी, ठंडी होने लगी। तापमान गिरने पर ये हवाएं ठंडी होने लगी। ये हवाएं कौन सी होंगी, ठंडी होने लगेंगी। और जैसी जैसी आएंगी गर्म हवाएं, वो क्या करती है, नमी को, पूरी नमी सोख लेती है। तो यहाँ जो क्षेत्र बनेगा, यहाँ वर्षा नहीं हुई, तो ऊपर से नमी वाली हवाएं धीरे धीरे उनका तापमान गिरेगा, तो वह गर्म होंगी। तो जो गर्म होगी तो यहाँ वर्षा नहीं हुई, इस क्षेत्र को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। और जिस तरफ वर्षा, उसे कहते हैं पवन मुखी क्षेत्र। इसी क्षेत्र को कहते हैं पवन विमुखी क्षेत्र, विमुखी क्षेत्र। एक बार और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो बढ़िया टॉपिक है इसको समझिए थोड़ा चीज़, कि वर्षाएं जब नमी के साथ नमीकरण करके आती हैं, वो पहाड़ों के तीव्र ढलान से टकराकर एकदम सीधे उठ जाती है संभावना के कारण। तो क्या होती है, फंस जाती है बीच में, तो कुछ बादल का निर्माण करती, कुछ ऊपर जाती। क्योंकि हमें पता है कि हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरता है। तो जो जो वहाँ फंस गई हवाएं, उन्होंने बादल का निर्माण किया, संघनन के कारण पानी बरसा। अब यहाँ पानी बरस गया, जो जिस पानी बरसा उसे कहते हैं पवनमुखी ढाल। अब जी हमारे ऊपर पहुंचेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण का नीचे की ओर आएंगे, जैसे ही नीचे की आएंगी तो जो कॉन्सेप्ट उल्टा लगेगा। जैसे ही 1 किलोमीटर उतरेंगी तो तापमान और बढ़ेगा। जैसे हर 1 किलोमीटर पर यहाँ पर तापमान नीचे की ओर उतरने पर, तो 1 किलोमीटर बढ़ने पर, नीचे उतरने पर तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हो लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे उतरेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वो क्या होती है, ये हवाएं नमी युक्त हवाएं फिर क्या बन जाएंगी, शुष्क वायु हवाएं बन जाएंगी। इसी क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र, पवन विमुखी क्षेत्र कहते हैं। पश्चिम घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, ये सब चीजें हैं। ये है। अब देखो जी, समझा दिया। अब तटीय क्षेत्र समझिए। अब सूखा क्षेत्र समझ गए, या मानसूनी वर्षा की कमी होती है। कैसे कमी होती है ये भी समझाएंगे, हर एक चीज समझाएंगे आपको। अब समझ लीजिए, देखो तटीय क्षेत्र ये है, पश्चिमी घाट का ये तटीय क्षेत्र और पूर्वी घाट का तटीय क्षेत्र। यहाँ पर सुनामी चक्रवात आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, क्योंकि ये तीन तरफ से, यहाँ देखिए अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी। एक बात ध्यान रखना, अगर अरब सागर में एक बार चक्रवात आएगा तो बंगाल की खाड़ी में 4 बार आएगा, यानी 1 रेशियो 4 पर चलते हैं। 1 रेशियो 4 पर चलते हैं। तीनों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। नीचे हिंद महासागर है, जो नीचे हिंद महासागर है, इसके कारण क्या है, सुनामी और चक्रवात आते रहते हैं। अब थोड़ी इनके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नीचे अच्छे, ये सब हो गया। अब समझ लीजिए, तो भारत में भूकंप की जो दर है वो है 58.6% भूकंप आता है। और सूखा है, कृषि योग्य भूमि की 65% भाग पर सूखा पड़ती, बाढ़ 12% क्षेत्र में आती है। और चक्रवात है 8% क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। और तटीय क्षेत्रों में समझिए, और तटीय क्षेत्र में क्या है कि 75 पॉइंट, जो एक 1600 किलोमीटर की तटीय रेखा है, जो बढ़ चुकी है, जो
912 पॉइंट कुछ ऐसी कुछ हो चुकी है। 5700 किलोमीटर पर के में 75.6% पर क्या आती है, सुनामी और चक्रवात आती है तटीय रेखाओं में। तटीय रेखाओं में बता चुके हैं कि पूर्वी घाट दिखा रहा है यहाँ रेड के, पूर्वी घाट पर ज़्यादा आता है, क्योंकि कारण कि अगर अब सागर में एक बार सुनामी आई तो बंगाली खाड़ी में 4 बार आनी है। तो इसे पूर्वी घाट पर इसका कॉन्सेप्ट जो है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में चक्रवात से अधिक प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा हीट वेव और जान लीजिए। हीट वेव क्या है, गर्म हवा को चलना क्यों होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है। जनसंख्या का विस्थापन उत्तरी मैदान के क्षेत्र में ज़्यादा होती है। भारत में 30+ आपदाएं, ध्यान रखना। ये सब चीज़ें थोड़ा समझिए, बेसिक था। अब है मेन समझना क्या है। अब समझिए मेन। सबसे पहले हम आपदाओं का अध्ययन करेंगे। बादल का फटना। देखिए, इस बादल को फटने से पहले देखने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखना होगा, किस प्रकार चल रहा है। समझ, देखिए इस वीडियो को। देखो ये पानी, इस वीडियो को देखिए। देखो यहाँ देखिए पानी बरसा एकदम तेजी से पानी, इसे ही बादल का फटना कहते हैं। अब कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इसको पूरी प्रोसेस समझेंगे बादल का फटने की। देखिए सिंपल ये वीडियोस देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है। कि देखो पहले थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, फिर जो हो रही, देखो थोड़ी थोड़ी हो रही, इसके बाद क्या है कि सीधी भयंकर तेज बारिश होने लगी। तो इसे ही बादल का फटना कहते हैं, यानी बाल्टी भर के कोई पानी उड़े दे। तो अब एक सेकेंड, हम ये तो बादल का फटना है। इसके अब इसके में क्या क्या पढ़ना होंगे। देखो अब हमें इसकी क्या पढ़ना, इसकी हम परिभाषा पढ़नी होगी, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, क्या समाधान है। सबसे पहले बादल का प्रगटना क्या है। तो देखो किसी सीमित क्षेत्र में, यानी कि सीमित क्षेत्र का मतलब 20 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में सीमित समय में लगभग 1 घंटा में अगर 100 मिलीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है, इससे अधिक वर्षा हो जाए तो उसे कहते हैं बादल का फटना। ध्यान रखना पैमाने 3 है बादल के फटने के, 3 पैमाने। एक तो सीमित क्षेत्र होना चाहिए, सीमित क्षेत्र है, समय भी सीमित है, एक यहाँ पर 20 से 30 किलोमीटर के एरिया का क्षेत्र, और 100 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा हो जाए तो इसे बादल का फटना कहते हैं। ये बहुत तेज वर्षा, रेनफॉल हमने जैसा कि आपको बता चुके। देखो ये रेनफॉल हो रही है, देखिए रेनफॉल है। इसी कहते हैं, ये आकास्मिक होते, बता के तो होते नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं आकास्मिक। बहुत बादल के फटना का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। सबसे पहले समझ लीजिए सब सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। देखो बादल का फटना कहाँ, भारत में कहाँ कहाँ होती है। देखो ये सब ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में होगी, और दूसरे नंबर का है महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होगी। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, तो सबसे ज्यादा है पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्रों में। क्योंकि कारण क्या है, वो तीव्र ढलान है। अब तीव्र ढलान कैसे है, वो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको समझाया था यहाँ पर, वही समझ लीजिए। देखो सबसे पहले क्या होती है, देखो अरब सागर यानी बंगाली की खाड़ी से क्या नमी करके हवाएं आती हैं, वो पठारों से एकदम पहाड़ों की तीव्र ढलान से टकराकर एकदम ऊपर की ओर उठ जाए हवाएं, एकदम ऊपर की ओर उठ जाती है। ऊपर की ओर जैसे कॉन्सेप्ट ने बताया था, 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होना है, तो हवाएं क्या है, नमी धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। वो एकदम सीधे उठने के कारण क्या होते हैं, वहाँ बादल के अवरोध के कारण एक ही स्थान में बरस जाते हैं, क्योंकि हवाएं एकदम तेजी से निकल रही। तो कुछ हवाएं फंस जाएंगी वो बादल का निर्माण कर लेंगी, जो ऊपर चली जाएंगी। तो तो जो फंस जाएंगी वो बादल बन के वहां पर वर्षा कर देंगी। तो इसे ही कहते हैं बादल का फटना। तीव्र जो ज्यादा भावा, जैसे हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया था। देखो तो इस ढाल में वर्षा नहीं हुई, इस पवन मुखी ढाल भी कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो ये बादल के फटने का, कि हवाएं आई। देखो इसमें बारिश में भी हमने चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए आप इस चित्र के माध्यम से भी देखिए, देखिए ये हवाएं जा रही धीरे धीरे। देखो
देखो ये हवाएं धीरे धीरे जा रही हो, इन बादल का निर्माण किया, देखो ये हवाएं जा रही, देखो वो तेजी से बरसे। इसी प्रकार को इसमें समझना है तुम्हें कि जो हवाएं ऊपर की ओर उठी और जो क्या है अवरोध के कारण एक स्थान में फंस जाती है, बादल के अवरोध के कारण, क्योंकि बादल बनने बार बार, यहाँ पर ही बादल बन गए कुछ, देखना जैसे यहाँ पर एक सेकेंड समझना, पेन क्या कौन कलर का पेन में, यहाँ पर देखो बादल बन गए, ये बादल बन गए और ये बादल, अब ये हवाएं ये निकलेंगी, हवाएं ये हवाएं जा रही हैं, ये हवाएं यहाँ फंस जाएंगी, यहाँ फंस जाएंगी तो यहाँ बरसना पड़ेगा, और जो ऊपर हवाएं गई 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री से कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी समझाया था फिर भी जी। हवाएं फंस जाएंगी, फिर उसके वेबसाइट आएंगे कि तो 1 किलोमीटर तापमान और बढ़ेगा, पारेगा, नमी युक्त नमी सूख लेंगे सब गर्मी के कारण, से बेस्टी छाया क्षेत्र के, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो यही हमने समझा दिए तीव्र ढलान क्यों जरूरी है, पहाड़ों की तीव्र ढलान की उनमें क्या है, हवा को गति मिल जाती है, गति मिलेगी एकदम सीधे ऊपर की ओर उठ जाएंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और ये कहाँ कहाँ है, तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये आगे बता चुके हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो समझना है आपको, बादल फटने की घटनाएं और कहाँ कहाँ होती हैं, तो सबसे पहले समझिए यहाँ से जब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से सबसे पहले समझिए 70% भाग 70% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ कहाँ होता है उस समय, तो दक्षिण पश्चिम मानसून 70% वर्षाएं कराता है। हेलो, हाँ निकल बजे पता नहीं कहाँ है काय, अरे ट्रैक्टर फंसा हुआ, ट्रैक्टर ले आने तो बात है, कौन फंसको कौन फंसका लो, आलमपुर आके हार है, आलमपुर आके कहाँ फंसेगा, गाँव में चले गए कब वो आके खेतों में निकली, ले निकल देख क्या कह रहे तुम, वो ट्रैक्टर चला था नहीं जा हमारे, महेंद्र तान ले हम फंस गए तो एकदम उनको ले आए थे, अरे यार महेंद्र बात कर तुम्हें तो सूखे में ठाड़े होगे तो काम दे मत तुम चले मत ऊपर को आ गए ओके काय निकल ओ निकल निकल है है निकल है उनसे कह दो गुड्डा चाचा वो ट्रैक्टर फंस गया चले जाएंगे तेरा काम देखो, निकल कहाँ है कह दी को तेरा, हम कह दे रहे चाचा कह दे रहे बात करा दे रहे, हाँ वो निकल से कह दो ट्रैक्टर लेके जाइए बसों की कीमत फंस गए वो ट्रैक्टर तो मिलेगा, कमलिश चाचा है, कमलिश चाचा लेगा ट्रैक्टर, हेलो हेलो
हेलो, जाके ना महिंद्रा ट्रैक्टर कमलेश चाचा ले गए। बड़े ट्रैक्टर की बैटरी महिंद्रा ट्रैक्टर में रखी सो वही ले गए वे। हाँ। अब बताओ। हाँ, आ रहा हूँ कोई भी ट्रैक्टर। हाँ, बता तो हमारे दो ही एक बेटी ने बेटी वालों को ले गए बोल दिया कमलेश चाचा। घर में भाई सबको रखोगे तो उनको मैन। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे हम। देखो 70% मानसून है जो 70% मानसून वर्षा कराते हैं हमारे। दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ से देखना जी। मानसून है यहाँ पर, यहाँ से जी मानसून है। तो यहाँ कहा जाए कि अरावली के क्षेत्र में सब मानसून टकराने, तो यहाँ भयंकर वर्षा हुई, बादल फटे। अब यही वर्षा यहाँ अगर यहाँ ना टकरा के यही आगे बढ़कर उत्तराखंड में टकराने, तो यहाँ उत्तराखंड में भयंकर वर्षा हुई, या लद्दाख में टकराने, तो इसे ही कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक तड़े झंझा यानी गरज के बरसने वाला छोटा नागपुर और अमरकंटक में देखी जाती है। अभी समझाया, यहाँ सम्मिनी वर्षा होती है, यहीं पर होता है सब कुछ। जी समझा चुके हैं, ये हमने अभी समझा चुका है। तड़े झंझा छोटा नागपुर। अब समझे अतीत के कुछ उदाहरण। 2010 में लद्दाख में सर्दियों में भयंकर वर्षा हुई थी, बादल फटे थे 2010 में। 2013 में केदारनाथ में मंदाकिनी नदी ने बाढ़ में सबसे विनाशकारी रूप दिखाया था। आगे मंदाकिनी पर एक चर्चा होगी, एक स्पेशल चर्चा है मंदाकिनी की जी है। तो इसी को अभी समझ लेते। मंदाकिनी नदी किस प्रकार 2013 में यहाँ क्या किया था कि 13 में मंदाकिनी नदी यहाँ आई थी, यहाँ केदारनाथ से जी आई मंदाकिनी। इसने क्या किया था, रुद्रप्रयाग भयंकर पानी बरसा, बाढ़, यहाँ पर बादल फट रहे, ग्लेशियर झील ये टूट चुकी थी भयंकर। इसमें विफलता का कारण था कि एनडीआरएफ जो बल है उनकी कमी थी। तीर्थयात्रियों का अनेक संख्या में लोग पहुंच गए थे, उनके पास जैकटें नहीं थी। जब जैकटें नहीं थी, फोर्स की कमी थी, तो ये आपदा भयंकर रूप से तबाही मचाई थी यहाँ के रुद्रप्रयाग पर। और अब हम यहाँ पर, और 2015 में हिमाचल प्रदेश में आई थी, बादल फटे थे। और 2023 में कुल्लू घाटी पर भी हिमाचल प्रदेश में बादल फटे हैं। तो ये 3 अतीत की घटनाएं ध्यान रखना, बादल फटने की इम्पोर्टेंट है। 2010 में लद्दाख ले, 2013 में केदारनाथ, 2015 और 23 में हिमाचल प्रदेश में। अब स्तर रूपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका। अब बादल फटे जब, तो स्तर रूपों में सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा, और तो बाकी सब कंप्लीट हो चुके हैं अपने। थोड़ा स्तर रूपों के बारे में समझिए, बादल फटने के प्रभाव क्या स्तर रूपों में क्या है। देखो कुछ आपदाएं हैं जिनके बारे में थोड़ा आपको लगेगा बहुत डिटेल में चलेंगे। कुछ आपदाएं इनके बारे में पढ़ना होगी। स्तर रूपों में सबसे पहले कि नदियों के जल स्तर में आकाश में वृद्धि हो जाए। सबसे पहले कारण है कि जब भयंकर बारिश होगी तो जो पानी आ रहा है तो जी पहाड़ों से गिरेगा और नदियों में बढ़ जाए, जिससे नदियाँ, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिससे बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। नदियों में भयंकर पानी पहुंच जाए तो नदियों से होते हुए स्थलों में पहुंच जाएगा। भूस्खलन, क्योंकि भूस्खलन कारण क्या है, देखो जब पानी बरसेगा तो ये पत्थर रखे, मान लीजिए पत्थर रखे, तो इनकी दरारों में जो पानी चले जाएगा, जब ये दरारों में पानी चले जाएगा तो एक कंकड़ों को चिकना कर देगा, चिकनाहट पैदा करेगा। इससे क्या होगा, भूस्खलन होगा। देखो जो जा रहा है पानी, या समझ लीजिए जब ये जा रहा है तो जैसे आप उदाहरण से समझ लीजिए सकते हैं। जैसे पानी नहीं बरसता है जब तक आप चप्पल पहन के नहीं चल रहे थे, लेकिन जब भी पानी बरसेगा तो जब आपकी पाँव पे कंकड़ चिपक जाते हैं, चिकनाहट आ जाती है। इसी का मृदा अपरदन होगा। अब भयंकर बाढ़ आएगी, जब भयंकर बाढ़ आएगी भैया, तो जो मृदा उपजाऊ मृदा बहा के ले जाएगी, तो मृदा का अपरदन होगा। वनस्पति बच्चे विनाश होगा। जब बाढ़ आएगी तो जो वनस्पति सब उखड़ जाएंगी, तो वनस्पतियों का विनाश होगा। तो सीधे सीधे 4 कारण हैं जो हमने आपको समझा चुके हैं। मृदा होगा, मृदा हटेगी तो वनस्पति जाएंगे,
भूस्खलन होगा। अब इनका कारण समझिए, मानव निर्मित बुनियादी ढांचा पर क्या होगा, सड़क पुल इमारतों का विनाश होगा, बिजली के टावर नेटवर्क ज़्यादा तेज बादल फटेंगे, इन सब चीज़ों को नुकसान होगा। आपकी सड़क टूटे, घर टूटे, बिजली के टावर, इन सबको नुकसान होगा। सामाजिक लोगों क्या होगा, जब लोगों की हानि होगी। स्वास्थ्य होगा, बाढ़ के कारण बीमारी है, जो पानी से रिलेटेड बीमारी, डेंगू ले लो, टाइफाइड ले लो, हेपेटाइटिस ले लो, सब हुई। लोग क्या है, जो जो नदियों किनारे क्षेत्र बसे वे लोग डूब जाएंगे। लद्दाख में क्या है कि 71 लोगों बह गए थे। अब आगे बढ़ते हुए समझा दी। अब प्रबंधन में चुनौतियां कौन कौन सी है, यही समझिए पहले। प्रबंधन में चुनौतियां कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले IMD की सीमाएं, भारतीय मौसम विभाग, इसे कहते हैं भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग 2023 में पहाड़ों पर डॉपलर रडार, डॉपलर रडार क्या है, ये डॉपलर रडार देख, ये क्या करते हैं डॉपलर रडार। डॉपलर रडार का काम ये है कि भैया ये 3-4-6 घंटे पहली बारिश, ये 6 से 7 दिन पहली वाली बारिश, ये 24 घंटा से पहले वाली बारिश को बता पा रही है, स्थानीय लोगों को बता देते। तो डॉपलर रडार नहीं थे, आधुनिक उपकरण नहीं थे उन्हें बचाने के लिए। इन भारतीय मौसम विभाग IMD और NDRF के पास चुनौतियां थी कि उनके पास मानव बल नहीं थे, जेक्टर नहीं थे, उनके पास कम आदमी थे, तो भैया किन किन लाल को पहुंच जाए। आपदा की प्रगति सूक्ष्म क्षेत्र पर होती है, उनसे आपदा सूक्ष्म क्षेत्र में होगी, उसके बाद भयंकर बाढ़ का रूप लेकर बाकी क्षेत्रों में कर दी। कम से कम 24 घंटे की समय गठित होने के कारण अनुमान लगाना कठिन होता है, बहुत कठिन काम होता है अनुमान लगाना, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है। अब चुनौतियां, अब इनके प्रबंधन के लिए उन्होंने क्या किया कि भैया एक दोस्त पहल चालू की उत्तराखंड में, हिमालयी क्षेत्रों में रडार नेटवर्क लगाया। ये रडार नेटवर्क का है कि सूचना गाँव पर अनुमान लगाए, 3-4-6 घंटे की 6-7 दिन पहली बारिश का अनुमान लगा के आपको बता दे कि बारिश कब हो रही है। इसके लिए स्वदेशी तकनीक आई, एस बैंड डॉपलर रडार, जो आई मौसम विभाग के लिए भेल कंपनी बना रही है। भेल कंपनी बना रही है। एस बैंड में क्या है कि 12 स्टेशन स्थापित किए गए हैं इसके लिए। और अब समझिए इसके उपाय क्या है, तो उपाय में इसका समझ, इसके उपाय क्या है, इसमें कहते हैं क्राउड सोर्सिंग, यानी कि जनसंख्या के लिए जागरूक। क्राउड सोर्सिंग मतलब आपदा मैपिंग ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है, जिसमें आप लोगों को, जनता को जागरूक करेंगे, सीधे जानकारी देंगे भैया इन क्षेत्रों पर आने वाली है। एक जागरूक अभियान चलाएंगे, मैपिंग में दिखाएंगे, जो मोबाइल पर देख लो, मोबाइल पे देख लो या मोबाइल लाइन पे देख लो जी, जैसे कि आज वर्षा होनी 70% वर्षा। जागरूक अभियान से गांव पंचायत स्तर पर NGO स्थानीय लोगों का सहयोग मिलेगा, जागरूक करेंगे कि हाँ अब इसी समय वर्षा आने वाली है, आप इनके लिए क्या व्यवस्था है। NDRF उपकरणों और प्रशिक्षणों को किया जाएगा। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष निकला है कि भारत की भौगोलिक स्थिति इस आपदाओं के प्रति संवेदनशील का मतलब है कि खतरा बना ही रहता है। यदि बादल फटने जैसी घटना को रोका नहीं जा सकता, परंतु तकनीक और सतर्कता से नुकसान से कम किया जा सकता है। तो बादल फटने का नुकसान रोक नहीं सकता, लोग थोड़े बादल फट रहा हो भाई कटोरा लगा के बैठ के, हाँ पूरा पानी भाई, तो वो तो होना ही है, लेकिन इसके लिए क्या है, बेहतर पूर्वानुमान हो, क्या प्रक्रिया करने NDRF सतत विकास किस प्रकार की है, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब थोड़े प्रश्नों को समझ, बादल फटने की न्यूनतम मानक क्या होता है, 100 mm वर्षा या 10 सेंटीमीटर। भारत का कितना % भूभाग है, 58.6%। भूपाल तरासी किस मंदाकिनी नदी के कारण। देखो जो टॉपिक समझिए, उसादरी क्या है, आपदा मैपिंग के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर नहीं बताया, थोड़ा समझ लीजिए जी। उसादी है जिस आपदा मैपिंग के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जनता सीधे जानकारी दे सकती है इन लोगों को, मुझे हमारे यहाँ ऐसी आई बात है जाए। एस बैंड डॉपलर रडार का निर्माण कौन, भारतीय मौसम विभाग के लिए बना रहा है भेल, 12 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। धन्यवाद। और सुनिए PDF इसकी कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही कमेंट करेंगे आपको PDF इसकी PDF मिल जाएगी। और अधिक PDFों के लिए इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।